So, am I audible? So, today we are going to take the topic that is National Small Industries Corporation, and we will also have a discussion about EDI, that is an organization which is helping entrepreneurs in Kashmir. But before that, we are going to talk about National Small Industries Corporation. As during our earlier sessions, I let you know about SIDBI. We discussed about NABARD, and we discussed about the role they play to, to facilitate entrepreneurs. And when we are talking about National Small Industries Corporation, it has been established much earlier before SIDBI और NABARD. ये उनसे पहले इसका वजूद में आई है ये organization, because it was the year 1955 when this organization was started, and it is headquartered in Delhi. So this organization is also having a mandate to facilitate entrepreneurs, and it comes under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. And this organization has also got its centers across the country in many states, where from it is fulfilling its responsibility, that is to promote and support micro, small, medium enterprises sector by providing them with the integrated support services encompassing marketing, technology, finance, and other services. Now, as far as the NSIC schemes are concerned, the schemes are related to various sectors, and some of them are their priority sectors, because for NSIC they have got some sort of focus areas, like they have leather and footwear. जो कारखाने फुटवेयर बनाते हैं लेदर के होते हैं ना, वो जैसे शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, तो उसमें जो कारखाने फंक्शन करते हैं स्पेशली इन द साउथ इंडिया लाइक चेन्नई, तो ये NSIC का फोकस एरिया है, उन पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं. या इसी तरीके से जनरल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं जो NSIC का फोकस एरिया है. NSIC ने काफ़ी काम किया है हैदराबाद. आपने सुना होगा कि इंडिया में जो IT सेक्टर के साथ ज़्यादा वाबस्ता रहे हैं शहर, उनमें आपने हैदराबाद का नाम सुना है. और कौन सी सिटी है इंडिया की जो IT सेक्टर में ज़्यादा फेमस है? बेंगलोर. हाँ, वेरी गुड. बेंगलोर और हैदराबाद, ये दो सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पे काफ़ी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, बाकी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड बिजनेस हैं. तो हैदराबाद में भी इनका एक सेंटर है NSIC का, और उसका जो फोकस एरिया है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क्स होते हैं, आपको यहाँ भी अगर आपने सुना होगा, एक एरिया है कश्मीर में, रंगरेट में, तो वहाँ पे यहाँ पे तो IT का भी उतना बड़ा काम नहीं है, एक छोटे लेवल पे है, लेकिन वहाँ पे कुछ छोटे छोटे IT के रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काम करते हैं वहाँ पे रंगरेट में. Yes, sir.
तो हालांकि अभी गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े प्रपोजल हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे। दे मे बी कमिंग अप विद बिग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पार्क शेयर, लेकिन अभी तक तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। लेकिन जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, वो एक बहुत बड़ी आईटी रिलेटेड सिटी है जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने वहाँ पे अपने ऑफिसेज सेट किए हैं और वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और बाकी आईटी से रिलेटेड वहाँ पे काम किया जाता है। इसी तरीके से इनको ये जो अभी मैं आपको बात कह रहा था कि जनरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो ऐसे ही कारखाने इनके न्यू दिल्ली में भी हैं जहाँ पे वो मशीन टूल्स बनाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स जो हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं। सपोज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, इजंट इट? तो फिर आप देखते हैं कि टाटा गाड़ी या कोई भी बड़ी गाड़ी जो है उसमें छोटे छोटे औजार लगते हैं, स्मॉल आइटम्स आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल वो पंप होता है अंदर से, वो क्या होता है उसका इंजन में मुख्तलिफ वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो होते हैं। तो वो ऐसे ऐसी जो कंपनीज़ हैं, छोटी छोटी कंपनीज़, वो ऐसी छोटी छोटी पार्ट्स बनाते हैं और वो पार्ट्स फिर वो बड़ी कंपनीज़ को सप्लाई करते हैं जो उनको अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। क्योंकि बड़ी कंपनी फिर छोटे छोटे पार्ट्स पे फोकस नहीं करते, वो पार्ट्स किसी छोटी कंपनी से बनवाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो ऐसे जो मशीन टूल्स हैं, बाकी रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ऐसे कारखाने हैं जहाँ पे वो बनाए जाते हैं। तो उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं जो घरों में लगते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, तो उसके छोटे छोटे कारखाने हैं जहाँ पे सपोज़ आप देखते हैं जब घरों में बिजली की फिटिंग करते हैं तो बहुत सारे आइटम्स यूज़ होते हैं, या बाकी ऑफिसेज में भी जब ये काम होता है बिजली फिटिंग का, तो वो स्विच लगते हैं, एमसीबीज लगते हैं, वो बाकी सारे तारे वायर्स लगते हैं, इजंट इट? तो वो सारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो उसमें बनते हैं, तो उनको बनाने के लिए भी कारखाने हैं जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं सॉकेट्स, टॉप्स, बाकी सारी चीज़ें, और वो फिर सप्लाई हो जाते हैं। ये भी इनका एक फोकस एरिया है एनएसआईसी का। तो उसके अलावा जो ये हैं कुछ टूल्स होते हैं, जैसे आप अक्सर देखते हैं कि जब हम घर में भी हम रखते हैं एक छोटा सा टूल बॉक्स जिसमें हम एक प्लास, स्क्रू ड्राइवर, पेचकश जिसे कहते हैं, इजंट इट? कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं जो हमको छोटे छोटे कामों में हेल्प करते हैं। तो वो जो टूल्स हैं वो भी बनाते हैं कुछ कारखाने जो वो टूल्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये टूल्स तो लिमिटेड नहीं हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत हाई टेक सोफिस्टिकेटेड टूल्स लगते हैं कामों में। जैसे आप देखते हैं जब कोई मैकेनिक गाड़ी खोलता है तो उसके पास वो अलग किस्म के टूल्स होते हैं जिससे वो खोलता है गाड़ी को, तो उसके पास जो टूल बॉक्स होता है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारा एलॉबरेटेड बॉक्स होता है। तो वैसे टूल्स जो हैं, तो वो टूल्स बनाना, टूल मेकिंग, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रायोरिटी एरियाज़ ऑफ एनएसआईसी। और उसमें इनका वो अलीगढ़ में है जो उनका वो कारखाना है उसके लिए, तो वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो एनएसआईसी जो काम करती हैं वो काफ़ी लेवल्स पे करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 55 से एंटरप्रेन्योर्स को मदद करती हैं।
तो नेचुरली इसमें इसका जो डोमेन है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसका जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की हम जब बात करते हैं, तो माइक्रो तो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो सपोज़ कोई 2 लोग भी स्टार्ट करेंगे कोई कारखाना, तो वो भी एक माइक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब वो थोड़ी सी उसका बिजनेस बढ़ जाता है, उसके साथ और लोग जुड़ते हैं, एम्प्लॉयज़ रखते हैं वो, तो फिर वही माइक्रो थोड़ी थोड़ी बड़ी होके काम करती हैं। वो माइक्रो से स्मॉल का स्टेटस लेती हैं। फिर और जब वही एक्सपैंड करती हैं अपना बिजनेस, देन इट बिकम्स ए मीडियम लेवल एंटरप्राइज। और मीडियम लेवल एंटरप्राइज उतनी भी छोटी नहीं होती हैं, बिकॉज उसमें फिर एक्सपेंशन हुआ होता है। तब तक ऑर्गेनाइजेशन ने एक मार्केट शेयर भी ऑब्टेन किया होता है। और मीडियम लेवल एंटरप्राइज में फिर जो काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनका एक लेवल ऑफ एक्सपोजर भी थोड़ा सा बढ़ता हो है फिर। और उसके बाद वाईसी एंटरप्राइजेस जो हैं वो थोड़ा आगे सोचती हैं। दे थिंक अहेड, दे थिंक अबाउट ग्रोइंग फर्दर। दैट मीन्स कि ये मीडियम लेवल एंटरप्राइज बाद में लार्ज स्केल एंटरप्राइज भी बन सकती है जब ये ग्लोबल होती हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी की शक्ल इख्तियार करती हैं। तो एमएसएमई का जो ये एनएसआईसी हैं, तो ये मीडियम एंटरप्राइजेस को भी ध्यान में रखती हैं, ताकि ये उनकी जो फर्दर ग्रोथ है उसके लिए भी काम करती हैं। आपको आवाज़ क्लियर आती है मेरी? यस सर, यस सर। क्लियर आ रही है? अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी तो मुझे बताना, क्योंकि तब मैं फिर कैमरा ऑफ करता हूँ, तो उससे थोड़ी वॉइस क्वालिटी अगर ख़राब होती है तो ठीक हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है सर। ये बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि मीडियम एंटरप्राइज को फिर उससे आगे जाने के लिए भी ये थोड़ा सा हेल्प करते हैं। क्योंकि इन द वे जो मीडियम स्केल एंटरप्राइज हैं वो सोचते हैं थोड़ा ग्लोबल मार्ट्स, जो कंट्री के लेवल, कंट्री से बाहर जो मार्ट्स होते हैं जिसमें बिजनेस टू बिजनेस सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शंस रहते हैं, तो इसमें ये उसका भी ध्यान रखते हैं। दैट मीन्स कि जब हम परसों बात कर रहे थे सपोज जेम की, इजंट इट, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, तो उसमें हम ये चीज़ देखते थे कि उसमें लोकलाइज ज़्यादा फोकस था। लेकिन जब हम ग्लोबल की बात करते हैं तो उसमें कंट्री के बाहर भी कंपटीशन में थोड़ा सा इनको एक्सपोजर दिया जाता है। तो एनएसआईसी में वो फोकस भी है, क्योंकि इनका जो ये अपने एरिया में, अपने फोकस एरियाज़ में इन्होंने ग्लोबल मार्ट वेब पोर्टल्स डेवलप किए हैं, जिसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ का कोई कारखाना वाला है, वो चाइनीज़ एंटरप्राइज के साथ कंपटीशन में आ जाए, उसको वैसा मौका प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स अगर इंटरनेशनल, सपोज अब कोई फॉरेन कंट्री यहाँ से चीज़ें लेना चाहेगी, इंपोर्ट करना चाहेगी इंडिया से, इजंट इट, तो उसमें यहाँ का जो मीडियम स्केल एंटरप्राइज हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स रख के। तो वो एक्सपोजर भी प्रोवाइड करती है एनएसआईसी, बिकॉज they are well aware about the increase in competition and melting away of international boundaries। क्योंकि जो ग्लोबल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड हो गए परहैप्स इन 1992, तो उसके बाद जो बिज़नेस का सिनेरियो चेंज हुआ इंडिया में या वर्ल्ड में, तो उसमें ये हुआ कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं उनकी अहमियत कम हो गई। मतलब
लोगों का जो पहले एग्जिम इंपोर्ट था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, वो जो बहुत डिफ़िकल्ट होता था पहले, उसमें काफ़ी रिलैक्सेशंस पैदा की गई, उसको आसान बनाया गया। तो उसकी आसानी के लिए टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कॉन्टैक्ट्स हैं, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स, वो डेवलप करने आसान हो गए। जैसे आप आजकल देखते हैं कि फ़ेस टू फेस इंटरेक्शंस हो सकती हैं। आजकल आप देखते हैं कि आजकल ऑनलाइन एग्ज़िबिशंस होते हैं, ऑनलाइन ट्रेड एग्ज़िबिशंस होते हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं बहुत कंट्रीज़ के, और वो अपनी जो बिज़नेस डील्स हैं उनको नेगोशिएट करते हैं ऑनलाइन ड्यूरिंग ऑनलाइन मीटिंग्स, इज़न्ट इट? तो वो चीज़ पहले ही पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब पॉसिबल है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए NSIC ने काफ़ी काम किया, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना मुश्किल था एक एंटरप्रेन्योर को, लेकिन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज़ें आसान होती हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज होते हैं और उनके पास एक क्रेडिबिलिटी होती है। जैसे कि NSIC ने किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंट्री में इसी नेचर का काम करती हैं, उसके साथ एक लाइसन, एक कॉन्टैक्ट डेवलप किया, और उस कॉन्टैक्ट में अपने जो पुल अप के, सपोज फॉर एग्जांपल अब वहाँ के कोई चीज़ वहाँ के बड़े एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत है, तो वो चीज़ यहाँ की छोटे एंटरप्रेन्योर से ले सकता है। फॉर एग्जांपल मित्सुबिशी है एक बड़ी कंपनी, या सपोज़ होंडा है बड़ी कंपनी, तो होंडा को अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको बनाने के लिए मे बी छोटे से नट्स चाहिए, छोटे से बोल्ट्स चाहिए, और कोई चीज़ जो इंजन में बाकी गाड़ी में लगते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स वो यहाँ से ले सकते हैं। मतलब यहाँ के सप्लायर्स के साथ वो लिंक हो सकते हैं, और वो उनको वो चीज़ें पीरियोडिकली भेजा करेंगे, इज़न्ट इट? सो वैसे चीज़ें जो हैं वो तब पॉसिबल है जब एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एंटरप्रेन्योर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे उसको ये अपॉर्चुनिटी मिले दैट ही विल बी एबल टू नो what is the requirement, and those people who have that requirement may be able to know that who can fulfill that requirement of theirs. तो वो चीज़ पॉसिबल होता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जो जिनको ग्लोबल मार्ट्स में डिस्कस किया जाता है, B2B, दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स होती हैं। तो ये B2B वेब पोर्टल्स भी क्रिएट किए इन्होंने उसके लिए, और उसमें एक चीज़ है कि उसमें तो कोई खर्चा भी नहीं है एंटरप्रेन्योर को, उसको फिज़िकली बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है वो डील को फिक्स करने के लिए। सो दैट ऑल कैन बी डन ऑनलाइन। और अब इंडिविजुअल लेवल पे ये प्रॉब्लम थी कि इंडिविजुअल लेवल पे वो अगर वैसा चीज़ करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि सपोज़ जो वहाँ को जिसको ज़रूरत है चीज़ों की, वो तो कोई एडवांस पेमेंट करने में डर जाएगा, क्योंकि बोलेगा पता नहीं ये मत फेक होगा। लेकिन जब ये एक इंस्टीट्यूशन के पोर्टल पे होगा, जैसे NSIC है, इज़न्ट इट? या तो वो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस एंटरप्रेन्योर की क्रेडिबिलिटी को ऑलरेडी वेरीफाई किया होता है। जैसे परसों मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, जब मैंने आपको बोला कि आप इस वेबसाइट पे इस चीज़ को कोशिश करना ओपन करने की, जब आपने ओपन किया तो क्या देखा वहाँ पे? सर उसके लिए अकाउंट होना चाहिए, इज़न्ट इट? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट फाइल निकलता है सर? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो? सिडबी थी ना। तो दैट मीन्स के सिडबी सर, हाँ, दैट मीन्स कि जो सिडबी थी, सिडबी ने आपको वहाँ पे पहले
अकाउंट आपको ओपन करना है, इज़न्ट इट? और फिर वो जब आपकी वो देखेंगे कि ये वाकई वेरीफाइड है, ये वाकई एक एंटरप्रेन्योर है जो हमारे साथ जुड़ा है, तभी वो आपके अकाउंट को कंफर्म कर लेंगे, तभी आपका अकाउंट वहाँ पे खुल जाएगा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो कोई भी सपोज आपको तो कोई गलत इंटेंशन नहीं था, फॉर एग्जांपल आप तो सीखने के लिए, लेकिन कोई थर्ड पर्सन भी ऐसे खोल सकता था अकाउंट जो फिर उस अकाउंट का मिसयूज़ करता, इज़न्ट इट? तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ रखा है वहाँ पे। इसी तरीके से जो NSIC है इनका भी वही सिस्टम है, ताकि अगर कोई कोशिश करेगा तो वो पहले वेरीफाई होता है कि यहाँ ये बंदा सही है, क्योंकि उनको पता है कि कल को सपोज इसको ग्लोबल मार्ट B2B में रखना है और वहाँ से उस कंट्री का कोई एंटरप्रेन्योर होगा, बिजनेसमैन जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो इसके साथ इन टच आएगा और इसको बोलेगा मुझे ये आप सप्लाई कर लो, और ये आदमी उसको बोलेगा हाँ जी हम आपको ये चीज़ सप्लाई कर लेंगे, लेकिन आप हमको इतने हज़ार या इतने लाख रुपया एडवांस पेमेंट कीजिए, इज़न्ट इट? और वो जो बिजनेसमैन है, फॉरेन बिजनेसमैन, वो उस अमाउंट को एडवांस पेमेंट करेगा इसको, क्योंकि उसको पता है कि ये एक NSIC जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पोर्टल पे है, ये एंटरप्रेन्योर ये गलत नहीं करेगा क्योंकि ये वेरीफाइड है, इज़न्ट इट? लेकिन अगर ये वेरीफाइड है और NSIC ने भी इसके क्रेडेंशियल्स देखे हैं तभी ये वहाँ पे है। अगर कोई थर्ड पर्सन जो लोगों को चीट करने के लिए वहाँ पे आया हो तो वो भी फिर झूठ बोल सकता है कि मेरे पास ये चीज़ है, मैं ये प्रोवाइड करूँगा, आप एडवांस दीजिए। वो एडवांस देंगे और यहाँ से उसको सामान ही नहीं जाएगा, तो फिर उससे क्या होगा, फिर उससे इस प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और फ्यूचर में बिजनेसमैन वहाँ पे बिजनेस करने से डर जाएंगे क्योंकि बोलेंगे वहाँ पे चीट करते हैं। तो इसी वजह से ये जो हैं पोर्टल्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी होती हैं उनका एक नाम होता है और वो अपने पोर्टल पे किसी गलत को नहीं रखते हैं, वो बाज़ाब्ता वेरीफाइड होते हैं कि ये बंदा सही है, इसका बिजनेस है इस चीज़ का, ये इस चीज़ में डील करता है। तो यही है फ़ायदा एक एंटरप्रेन्योर को जो ये देते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स, जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे उनको जब रजिस्टर करते हैं। इसी तरीके से जो जेम है, जेम भी ऐसा ही एक पोर्टल है गवर्नमेंट की जानिब से जो एक छोटे एंटरप्रेन्योर को वहाँ पे एक जगह देता है और उससे वो अपना काम कर सकता है, जिसमें वो डील करता है, उस चीज़ को वो सप्लाई करता है, isn't it? So this was about NSIC, and now we will talk about EDI, क्योंकि इसमें तो एक्चुअली जो आपका सिलेबस है इसमें NSIC का जिक्र था, नबार्ड का जिक्र था, सिडबी का जिक्र था, EDI का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है एंड अदर रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस एट स्टेट और नेशनल लेवल। तो उसमें जो उस अदर रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में है उसमें हम EDI को ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो EDI है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। EDI इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। वो काफ़ी काम करता है यहाँ पे जब हम कश्मीर की, इनफैक्ट जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि जो सिडबी हैं, जो नबार्ड हैं, जो NSIC हैं या जो और कोई MSME रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी लेवल पे नेशन वाइड अच्छा काम करते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर भी हो वो, isn't it? या यहाँ पे सिडको या और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सारे काम करते हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो ये काम जो ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं मोर और लेस ये वही काम करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इन्होंने
जो कोशिश की है वो ये की है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर इनके साथ जुड़े तो उसकी जो हर कोई नीड है वो इनके थ्रू फुलफिल हो और उसको और किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये एक ये ईडीआई का मिशन रहा है और इसके लिए जो इनका काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ मतलब ईडीआई का जो वजूद यहाँ पे आ गया, इट वाज in the year 1997. It was March Yes. 1997 when it was started Yes, by sir. government of Jammu and Kashmir. But Yes, sir. then it was functioning from IMPA. IMPA वहाँ पे मौलाना आज़ाद रोड के पास, it is near just near SP College, Institute of Management and Public Administration. I fully remember the earlier days when I visited EDI with related to some concern, and that time it was Yes, sir. operating in I think in 2 or 3 rooms from IMPA. 2-3 कमरों में वो Yes, इम्पा sir. इम्पा से ऑपरेट करते थे। इम्पा बिल्डिंग में उनको दिए थे गवर्नमेंट ने कुछ कमरे और वहाँ पे वो ऑपरेट करते थे। तो लेकिन बाद में ग्रेजुअली दे रियलाइज्ड देयर मिशन व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड they thought that now it is not possible to manage it all from here, and they came up with a proposal and had a big corporate office near Pampore, जहाँ पे वो पिछली बार आपने शायद टीवी पे भी देखा होगा, 1-2 बार वहाँ पे वो एनकाउंटर भी हुआ था। तो वहाँ Yes, पे sir. Yes, एक sir. वो बहुत बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई। तो वहाँ से पहले कुछ लोग थे उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में, बाद में बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े। तो इन्होंने अपना काम जो है बहुत वसी किया। फिर उन्होंने एक बड़ा ऑफिस Yes, sir. जम्मू में सेट किया। उसके बाद इन्होंने हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस सेट किया। इनफैक्ट बांडीपुरा में Yes, भी sir. उनका ऑफिस है ईडीआई का, क्योंकि Yes, sir. देन दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑल द 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K. So because since 2004 they have been very active, they have been very actively engaged with activities to facilitate entrepreneurs. तो इनका बहुत जो इनका काम है वो पहले ये है कि ये आइडेंटिफाई करते हैं एंटरप्रेन्योर को, कौन कर सकता है काम। Yes, sir. क्योंकि जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल Yes, पे sir. पहुंचे तो इनका जो हर किसी डिस्ट्रिक्ट में इनका एक नोडल ऑफिसर रहता है जिसका यही काम Yes, है sir. कि वो देखता है कि डिस्ट्रिक्ट में कौन ऐसा यूथ है जिसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर साबित हो। तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वो उस पर बाज़ाब्ता उसकी ट्रेनिंग, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो पूरी करते हैं। उसके बाद उसका मार्केटिंग सपोर्ट वो देते हैं। तो उसके बाद जब वो बिजनेस करता है उसके बाद भी उसको मॉनिटर करते रहते हैं तब तक जब तक वो फुल फ्लेज्ड एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बन जाता है। तो इनकी जो हैंड होल्डिंग है ये रियली काबिल तारीफ़ ही है, क्योंकि जो मैंने भी देखा है इनका काम कंपैरेटिवली सीरियसली ये काम करते हैं पिछले बहुत सालों से यहाँ पे। और इनके साथ जो एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हैं उनमें से भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का जो कहना है वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इनके अप्रोच से। इनका जो एक फ्रेंडली अप्रोच है, इनका बहुत अच्छा जो उनके साथ रिलेशन है, तो उससे दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी दोज एंटरप्रेन्योर्स। तो अब जो ये है ईडीआई, इनका जो बहुत सारी स्कीम्स हैं इनको जिसकी बदौलत ये बेनिफिट पहुंचाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। जैसे एक स्कीम जो इनकी बहुत पॉपुलर है दैट इज़ SCFS, दैट इज़ सीड कैपिटल फंड स्कीम।
लास्ट टाइम आई वॉज डिस्कसिंग विद यू सीड कैपिटल, वो पैसा होता है जो एक स्टार्टअप एंटरप्राइज को दिया जाता है ताकि वो उस पर एक बिजनेस स्टार्ट करे। इनकी एक और स्कीम है दैट इज़ YSLS, दैट इज़ यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम, यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम। तो वो भी है इनके पास स्टार्टअप हाँ, यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम। सपोज या जो ये चाहे ये सीड कैपिटल फंड स्कीम है या ये यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम है या हिमायत है इनके पास, तो उन स्कीम्स में ये एंटरप्रेन्योर्स को की जो फिनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो एसेस करते हैं कि अगर ये एंटरप्रेन्योर इस टाइप का बिजनेस करना चाहता है तो इसको इस टाइप के बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए, और वो जो पैसा है वो उसको ये EDI प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ फिनेंस। तो उसके लिए EDI उसको किसी बैंक में नहीं बेचती है, उसके लिए EDI उनको वो फिनेंस अपनी ही लेवल पे करते हैं। सो EDI गिव्स दैट फिनेंस एट देयर ओन लेवल, क्योंकि उनके पास अब वो जो है वो फिनेंशियल कैपेसिटी है, इनको गवर्नमेंट से उसके लिए पैसा मिलता है, तो ये वो पैसा खुद ही अपनी लेवल पे उनको देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे एंटरप्रेन्योर को आसानी होती है, एंटरप्रेन्योर को उससे ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं उठानी पड़ती है लोन हासिल करने के लिए। और उसमें दूसरा चीज़ ये है कि जो ये एंटरप्रेन्योर को जब ये आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे पहले ये एक किस्म के सेमिनार्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। दे गो फॉर सेमिनार्स और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट दिस अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये टाउन्स में जाते हैं, अलग अलग तहसील्स में जाते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो चाहे कॉलेजेस हो, उनके साथ वो बात करते हैं और उनसे ये इजहार करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम हम करें ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चले कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम उनको दे सकते हैं। फिर जब वो वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो उस अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं दे लिसन टू देयर प्रेजेंटेशंस व्हाटएवर दे हैव, एंड आफ्टर दैट वो फिर उनको ये बताते हैं कि जो इंटरेस्टेड होगा वाकई सीरियसली अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उनको वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स प्रोवाइड करते हैं कि फिर हमारे साथ आप इस फ़ोन नंबर पे बात करना। और फिर जब सपोज अवेयरनेस प्रोग्राम ख़त्म हो गया और कोई वाकई अब इंटरेस्टेड फील करता है तो वो उनको उस फ़ोन नंबर पे फिर कम्युनिकेट करता है और उसको फिर वो बुलाते हैं अपने पास। और उसके बाद वो फिर जैसे वैसे ही बहुत सारी जो उनको फ़ोन कॉल्स आते हैं तो उसमें उनको लगता है ये पता कि ये लोग ज़्यादा सीरियस हैं इस मामले में, मतलब दीज आर द पीपल हु वांट रियली टू डू समथिंग। फिर उनके लिए एक ऑर्गेनाइज करते हैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ अपने ऑफिस में, जहाँ पे उनको और ट्रेनिंग मतलब और अवेयरनेस दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके बाद जब वहाँ पे वो फिर उनका वो प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम के एंड पे उनको आइडेंटिफाई होता है कि कौन बेसिकली जो रियली बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो वो जो वहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर करते हैं और उस एंटरप्रेन्योर को वो फिर वहाँ पर भेजते हैं जो हेडक्वार्टर है उनका, जो मैं बताया आपको सेमपुरा पांपोर में। तो वहाँ पर फिर ऐसे लोगों के लिए
बाज़ाब्ता उस एरिया में ट्रेनिंग दी जाती है जिस एरिया में वो बिज़नेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास फिर काफ़ी सारे किस्म के सेक्टर्स हैं, और जो एंटरप्रेन्योर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इंटरेस्टेड फील करता है तो उससे उस सेक्टर की रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और उसके बाद पूरा जो उसमें फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें उस ट्रेनिंग में उसको वो सारा पता चलता है। उस ट्रेनिंग को ये भी पता चलता है उसमें कि इसमें जो मार्केटिंग रिलेटेड मतलब मार्केट सर्वे के बारे में वहाँ पे वो हम इंशाल्लाह अगले सब टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, जो मार्केट सर्वे है। तो वो सारी प्रोसेस के थ्रू उसको उस फेज़ में लिया जाता है, और वहीं पे फिर वो कंप्लीट करने के बाद उसको जो फिनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिलमेंट भी होती है, क्योंकि यहाँ से फिर उसको उसके रिलेटेड काम स्टार्ट करना है। जो उसका जो सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, क्रिएट करना है, तो उसको क्रिएट करने के लिए वो जो फंडिंग की ज़रूरत है वो इन द फॉर्म ऑफ सीड कैपिटल फंड स्कीम उसको दिया जाता है। तो फिर उसको जो उसकी साइट है जहाँ पे उसने स्टार्ट किया, वहाँ पे फिर जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट नोडल एजेंसी है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की, वहाँ से उसको मॉनिटर किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि उसका काम ठीक चल रहा है। और उसके बाद उसको जब उसका काम स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता से उसने अब वहाँ से रेवेन्यूज़ जनरेट करना स्टार्ट किए, मतलब अब उसने आहिस्ता आहिस्ता से उसने पैसा कमाना शुरू किया। तो उसके बाद जब वो पैसा कमाता है तो फिर उसको जो उसको सीड कैपिटल फंड दिया जाता है पहले, तो उसको वो रिटर्न करना शुरू करता है। सपोज उसको 7 लाख रुपया दिया था सीड कैपिटल फंड, तो या 8 लाख दिया था, तो फिर जब उसने पैसा कमाना शुरू किया कुछ वक्त के बाद, तो उसके बाद उसको वहाँ पे वो इंस्टॉलमेंट्स वापस करने होते हैं पैसा, और उसको बाज़ाब्ता वो मॉनिटर करते हैं कि ये जो पैसा कमाता है तो अब उसका कुछ हिस्सा वो वापस करना शुरू करता है। तो बहुत आराम से, ये नहीं कि उसको सारा एक साथ वापस करना है, बहुत आराम से वो जब रेवेन्यू जनरेट करता है, अपना जो प्रॉफिट है उसका, उससे वो फिर अपनी नीड्स जो हैं वो भी फुलफ़िल करता है, और साथ ही वो जो सीड कैपिटल फंड उसने लिया होता है उसको भी रिटर्न करना शुरू करता है। और ये कंप्लीटली उसको मॉनिटर करती है नोडल एजेंसी जो है ईडीआई की। तो इसमें ये भी देखा गया है मोस्टली जो ईडीआई के रिलेटेड ये वेंचर स्टार्ट हुए, तो उसमें सक्सेस रेट अच्छी खासी है कंपेयर टू सिडबी और अदर्स, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्टर्स कम होते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया कि कारखाने शुरू हुए, लोन दिया गया, लेकिन बाद में वो कारखाने भी बंद हुए और वो लोन भी वापस नहीं किया गया। तो वो कहलाते हैं फिर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में ऐसे उन लोगों को डिफ़ॉल्टर्स या NPAs कहा जाता है। NPA मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मीन्स वो एसेट बैंक के लिए जो परफॉर्म नहीं करता है। तो नेचुरली जो परफॉर्म नहीं करेगा, वो जो उसने पैसा लिया होता है वो उसको भी वापस नहीं करता है, वो फिर वो पैसा भी खाता है। फिर उसमें बैंक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है। फिर वो चीज़ें होती हैं जैसे जिसको वो कहते हैं कि कुरुक या बाकी चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो ईडीआई के वेंचर्स हैं उसमें ये चीज़ बहुत कम पाया गया, क्योंकि इसमें मोस्टली इन्होंने पहले से ही ये एसेस किया होता है कि सीरियस, ये जब आइडेंटिफाई करते हैं प्रोसेस, ये इनकी अच्छी है, क्योंकि ये पहले से ही ऐसे एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई करते हैं जो वाकई बिजनेस करने में सीरियस हैं।
जो बहुत डेडिकेटेडली काम करना चाहता है। फिर तो जैसे वी ऑल नो दैट रिस्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस, तो कभी ऐसा इसमें भी हो सकता है कि कोई फेल हो जाए, लेकिन उसके फेलियर के कॉजेस में भी Yes, sir. जस्टिफाइड होते हैं। कुछ ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से वो वेंचर फेल होता है, तो वैसे लेकिन रेयर केसेस हैं, ज़्यादातर इसमें सक्सेस केसेस ही पाए गए हैं। ठीक है, Yes, sir. तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आई कैन गिव यू एन असाइनमेंट फॉर टुडे, दैट इज़ you can what you can do, you can open a site of JKEDI. I think it is jkedi.org. So you can open the website of jkedi.org, and then from that website you can try to understand the various schemes of EDI from that website. Then you can go through the website in detail and try to see what are the how it is operating, what are the schemes they are having. जैसे सीड कैपिटल फंड स्कीम है या और कोई स्कीम है, उसके बारे में आप रीड कर सकते हैं। वो यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। और या इंक्यूबेशन एप्लीकेशन फॉर्म है उनका, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरह से, राइट। सो आफ्टर गोइंग थ्रू दैट यू कैन just make a brief presentation about the visit of your website, क्योंकि जो आपका वेबसाइट, इसको कहते हैं ना वेबसाइट विजिट और वेबसाइट टूर, जो आपने उस वेबसाइट का विजिट किया, वेबसाइट का टूर किया, इनकी वेबसाइट का, तो उससे जो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली, उससे जो आपको लगे आपके लिए रेलेवेंट है, तो उसको आप थोड़ा सा अपनी लेवल पे नोट करना, ओके। एंड देन यू कैन शो इट टू मी थ्रू द स्क्रीन शेयर प्रोसेस। आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं, राइट। Yes, sir. तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? No, sir. ओके।